हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट 5 के पार्ट फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल दी है इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी की। ठीक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड को अच्छी तरीके से कवर करेंगे यूनिट 5 के। तो यूनिट 5 के पार्ट सेकंड में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कल्पचर्स इन इंडिया। इसके बारे में हमको बताना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुई थी अपनी, तो वहाँ पर पहले ब्रॉन्ज, है ना, टेराकोटा, इन सब चीज़ों के यूज़ करके अपने स्कल्पचर बनाने लगे थे। ठीक है, तो वो सब के बारे में भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो यही है दोस्तों, स्कल्पचर्स इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट एसेंशली कंसिस्ट ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ स्टोन। पहले आपको पता है स्टोन के बनते थे, पत्थर से मूर्ति वगैरह बनाते थे ना, फिर मेटल के बनाने लगे, फिर टेराकोटा के बनाने लगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द फर्स्ट नॉन स्कल्पचर्स इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला जो हमें स्कल्पचर्स मिला था दोस्तों, कहाँ से मिला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला था। वैन स्मॉल आइटम ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस, यानी कि छोटे छोटे आइटम्स बनाने लगे थे किसके? ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के। ठीक है, ब्रॉन्ज के और टेराकोटा के, इन दोनों का यूज़ करके दोस्तों। ठीक है, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब देखो कोलैप्स हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, देयर इज लिटिल रिकॉर्ड ऑफ स्कल्पचर अंटिल द बुद्धिस्ट एरा। यानी कि जब बुद्धिस्ट एरा आया था और सिविलाइजेशन और बुद्धिस्ट एरा के बीच का जो पीरियड था दोस्तों, वहाँ पे इतने ज़्यादा यानी हमको नहीं मिले स्कल्पचर्स वगैरह। तो इसीलिए दोस्तों, थस द ग्रेट ट्रेडिशनल ऑफ इंडियंस मोन्यूमेंटल स्कल्पचर स्टोन अपीयर टू बी बिगेन रिलेटिव लेट, इसलिए थोड़ा लेट देखने को हमको मिले थे। इसका रिकॉर्ड जो था दोस्तों, मोन्यूमेंटल स्कल्पचर का रिकॉर्ड थोड़ा लेट देखने को मिला था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बुद्धिस्ट जो इरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच का जो पीरियड था वहाँ वो मिसिंग था दोस्तों। ठीक है, विद द रीजन ऑफ अशोका फ्रॉम 270 टू 232 BC एंड द पिलर ऑफ द अशोका ही इरेक्टेड अराउंड द इंडिया। यानी उसके बाद अशोका वगैरह आने लगे, फिर दोबारा से हमें स्कल्पचर देखने को मिलने लगे थे दोस्तों। Beside religious secular element were also present in India sculptures। ठीक है, वही जो धर्म पेच एलिमेंट्स यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद अशोका आया था, उसके बाद आपने देखे भी होंगे मूर्ति वगैरह ज़्यादा बनने लगी अपने इंडिया में, है ना। वही सब चीज़, फिगर्स ऑफ गॉडेस एंड गॉडनेस, किंग की मूर्ति वगैरह बनाने लगे, है ना, गॉड की, गॉडनेस, और क्वींस हो गई तुम्हारी, बर्ड्स हो गई, एनिमल्स हो गई, एंड ट्रीज वर मेड बाय इंडियन आर्टिस्ट। जो अपने इंडियन आर्टिस्ट थे दोस्तों, उनके द्वारा इन सब की स्कल्पचर्स, है ना, बनाने लगे थे। तो दोस्तों यही है हमारा स्कल्पचर के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सील्स। हमको सील्स के बारे में लिखना है। तो देखो, सील्स को आपको ऑलरेडी पता है, सील्स का मतलब क्या होता है, यानी कि वही मोहर वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, वही चीज़। तो पुराने टाइम में क्या होती थी, पुराने टाइम में सील्स वगैरह, सील्स यूज़ होती थी। ठीक है, सील्स के ऊपर आपने देखा होगा अगर नॉर्मली, या फिर नहीं देखा तो मैं बताता हूँ आपको। उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनी होती थी, है ना, कुछ ना कुछ चित्र वगैरह बने होते थे, चाहे वो एलिफेंट के हो गए, कोई भी एनिमल के चित्र बने होते थे सील के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो सील्स वर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, सील्स किसके लिए यूज़ होती हैं? ऑथेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बाय स्टेट एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्टेट में ट्रांजेक्शन होनी है कोई, या फिर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली सील्स का यूज़ का वो कहाँ ज़्यादातर होता है दोस्तों? ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सील्स कैन बी कंपेयर्ड विद स्टैम्प ऑफ अ प्रेजेंट टाइम। सील्स को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में। हम आपने देखा होगा स्टैम्प का यूज़ होता है मोहर लगाने का। आप कोई बैंक में पैसे जमा करने जाते हो तो आप देखते नहीं, वो स्टैम्प लगा देते हैं। पुराने ज़माने में सील लगती थी। द अर्लीस्ट सील फाउंड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू प्री हरप्पन फेज। जो सबसे पुरानी जो सील मिली थी दोस्तों, कहाँ, कौन सी फेज़ की थी? प्री हरप्पन फेज से पहले। ठीक है ना, प्री हरप्पन फेज से पहले सील मिल गई थी दोस्तों। ठीक है, द थाउजेंड ऑफ सील हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट फ्रॉम द हरप्पन साइड। हरप्पन साइड से बहुत सारे दोस्तों सील डिस्कवर की गई। मोस्ट ऑफ सील वर मेड ऑफ स्टेटेटाइल। बहुत सारी जो सील थी किसकी बनी थी दोस्तों? स्टेटेटाइट की बनी हुई थी।
अ फ्यू ऑफ देम वर आल्सो मेड ऑफ टेराकोटा, और उनमें से कुछ दोस्तों टेराकोटा की बनी हुई थी, कुछ गोल्ड की सील, है ना, कुछ इवोरवी और फाइनेंस, इनकी सील दोस्तों मिली थी। ठीक है, ये कहाँ पर, हड़प्पन साइट से डिस्कवर की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द डायमेंशन ऑफ हड़प्पन सील्स, जो हड़प्पन सील्स हैं दोस्तों उनकी डायमेंशंस कितनी होती थी, वो वेरी करती थी 0.5 इंच से 2.5 इंच तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट हड़प्पन सील्स वर क्वाड्रिलेटरल इन शेप, ज़्यादातर जो हड़प्पन सील्स थी दोस्तों, है ना, कैसी थी, क्वाड्रिलेटरल सी शेप में, और बहुत कम देखने को मिलती थी, रेयर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप की। ठीक है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती थी स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप की, वैसे ज़्यादातर क्वाड्रिलेटरल शेप की सील थी। मोस्ट ऑफ द सील हैव बीन रिटन ऑन बोथ साइड, ज़्यादातर जो सील थी उनके दोनों तरफ लिखा होता था दोस्तों। द राइटिंग आर द कोस्टल स्टाइल, कौन सी स्टाइल में दोस्तों, क्रॉस्टी स्टाइल में लिखा होता था दोनों तरफ, है ना। और क्रॉस्टी स्टाइल कैसी होती है दोस्तों, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, यानी कि यहाँ से उल्टा लिखा जाता है दोस्तों उसकी तरफ। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। बहुत सारी सील ऐसी भी मिली थी दोस्तों, इनकी दोनों तरफ लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें और इसमें क्या है, द सील थ्रो लाइट ऑन अ रिलेशनशिप एंड इंट्रैक्शन ऑफ द पीपल हड़प्पन सिविलाइजेशन आउट विदाउट वर्ल्ड, यानी कि जो सील से हमको पता चलता है वो किस पर लाइट डालती है, जो भी रिलेशनशिप थे दोस्तों, जो भी इंट्रैक्शन थे पीपल के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, उस पर प्रकाश डालती है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताती है हम लोगों को। द सील्स थ्रो लाइट ऑन द लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज उस टाइम यूज़ होती थी, स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सब था सील के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉइनेज के बारे में, यानी कि कॉइन के बारे में थोड़ा बहुत हमको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कॉइनेज ऑफ इंडिया। कॉइनेज क्या था इंडिया का, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, कॉइन्स इशू बाय इंडियन रूलर थ्रू द एज ऑफ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन आर्ट बिलोंगिंग टू द एंशियंट एज बिकॉज दीज कॉइन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स ऑन देम। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखो, जो कॉइन्स आपने देखे होंगे उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के सिंबल्स बने होते थे, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बनी होती थी, कुछ लोगों के मतलब कुछ के चित्र भी बने होते थे। तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमारे पुराने टाइम में दोस्तों जो ह्यूमन आर्ट होती थी, है ना, एंशियंट टाइम में किस तरीके से बिलोंग करती थी, उससे हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा इशू की गई थी, ये इंडियन रूलर के द्वारा इशू की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉइन्स के अंदर ही, द कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर लाइफ पीपल बिलोंगिंग टू दैट पीरियड, यानी कि उस पीरियड के टाइम पर जो भी पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ होती थी, है ना, जो भी पीपल बिलोंगिंग टू दैट पीरियड, उसके बारे में क्या करती है, प्रकाश डालती है, उसके बारे में हमको कॉइन्स से पता चलता था दोस्तों। और अगर हम बात करें इसमें, कॉइनेज ऑफ इंडिया बिगिन एवरीवेयर एनीवेयर बिटवीन अर्ली फर्स्ट मिलीनियम BC टू 6th सेंचुरी BC, यानी कि दोस्तों जो कॉइनेज ऑफ इंडिया बिगिन, कॉइनेज जो मतलब कॉइन चलना स्टार्ट हुए थे ना दोस्तों, वो कहाँ पे, जो एज थी दोस्तों, कहाँ पे, फर्स्ट मिलीनियम BC टू 6th सेंचुरी BC के बीच में दोस्तों कॉइनेज का स्टार्ट हुए थे, यानी कॉइन चलना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दीज कॉइन्स वर प्रॉपरली नोन एज पंचमार्क कॉइन, इनको पंचमार्क कॉइन बोला जाता था, बिकॉज डिफरेंट सिंबल वर इंस्क्रिप्ट ऑन देम यूजिंग पंचेस, क्योंकि उसके कॉइन के ऊपर पंचेस के द्वारा अलग अलग प्रकार के सिंबल्स बनाए जाते थे। द अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन वर इरेगुलर पीसेस ऑफ मेटल, यानी कि कोई पर्टिकुलर पीसेस नहीं होते थे दोस्तों, इरेगुलर शेप के पीसेस होते थे मेटल के। ठीक है, जो उस पर बने होते थे कॉइन के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डाई कास्ट कॉइन वर इशू इन इंडिया द सौराष्ट्र रीजन इन द 5th सेंचुरी BC, यानी कि उसके बाद दोस्तों डाई कास्ट कॉइन्स भी आए, किसके द्वारा इशू गए थे, सौराष्ट्र रीजन इन द 5th सेंचुरी BC में। ठीक है, उसके बाद दीज कॉइन वर कॉल्ड, इन कॉइन को क्या बोला गया, इन कॉइन को जो डाई कास्ट करके दोस्तों कॉइन बने थे, इशू किए गए थे, है ना, उनको क्या बोला गया, कृष्णा, बिकॉज देयर वेट वाज 1 कृष्ण, यानी कि उसके बाद जो वेट होता था ना उन कॉइन का, कितना होता था, 1 कृष्ण होता था उसका वेट।
ठीक है। और जो वन क्रस क्या है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे हमारा सेंटीमीटर पे है ना 1 ग्राम मिलीग्राम ऐसा होता है यूनिट, उस टाइम में ये वाली यूनिट होती थी वन क्रस, है ना, इसीलिए उनको क्रसपना बोलते थे। द इंग्लिश वर्ड कैश जो हम आजकल सुनते हैं ना, कैश वाला इंग्लिश वर्ड, ये उसी से ऑरिजिनेट हुआ था, क्रस्नोल्नी से, ठीक है ना, क्रस से ही कैश बना था। पंच मार्क कॉइन वर जनरली मेड ऑफ सिल्वर, जो पंच मार्क कॉइन थे ज़्यादातर सिल्वर के बनते थे जनरली, ठीक है। वाइल सम वर मेड ऑफ कॉपर टू, और कुछ कॉइन्स दोस्तों कॉपर के भी बनते थे। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्बल्स यूज इन पंच मार्क कॉइन वर एज फॉलो, बहुत सारे कॉमन जो सिम्बल्स थे दोस्तों, कौन कौन से सिम्बल्स थे, एक तो सन मार्क बनता था, चक्र, है ना, लिंगम, और ये स्वास्तिका, स्नेक, ये सब कॉइन्स के ऊपर सिम्बल्स बने होते थे, ठीक है। ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड के बाद, द मोस्ट रिमार्केबल प्रोग्रेस वाज विटनेस्ड इन द फील्ड ऑफ कॉइनेज, इंडो ग्रीक एंड क्रस्ना रूलर मेड इमर्स कंट्रीब्यूशन टू डेवलप द कॉइनेज। यानी कि जब मॉडर्न पीरियड के बाद दोस्तों ये इंडो ग्रीक और क्रस्ना रूलर से इन्होंने बहुत सहयोग किया कॉइन्स के, कॉइन को मतलब, है ना, बहुत सपोर्ट किया, और वहाँ से कॉइन और ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट इशू गोल्ड कॉइन इन द इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे पहला जो गोल्ड कॉइन आया था दोस्तों, वो किसके द्वारा इशू किया गया था, इंडो ग्रीक के द्वारा ही इशू किया गया था। तो दोस्तों ये सब डिस्कशन था कॉइन के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉइनेज, ठीक है ना, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉइनेज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अ स्टडी ऑफ इंडियन कॉइन्स एनलाइटेंस अस विद अ ग्रेट डील अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एन एंशिएंट इंडियन। यानी कि देखो जो अपने कॉइन्स वगैरह हैं दोस्तों, कॉइन्स से पता चलता है, ये उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में कौन से महाराज, कौन से राजा ने कितने टाइम तक शासन किया, और उसका कितना एरिया था, वहाँ तक वो कॉइन चलते थे, है ना, बहुत कुछ हम लोग पता लगा सकते हैं कॉइन से एंशिएंट इंडिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं, कॉइन्स गिव अस द नेम ऑफ किंग हु रूल्ड एट अ वेरियस टाइम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कॉइन्स हमको बताता है कौन से राजा ने कितने समय तक, है ना, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री पर राज किया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय कॉइन्स हेल्प अस कोलरेटिंग द एविडेंस फ्रॉम अदर सोर्स सच एज पुरान्स यूटीसी, है ना, इन्फॉर्मेशन जो भी कॉइन्स के द्वारा मतलब हमको पता है, हमको इससे पता चलता है कॉइन से कि हाँ कौन से टाइम पर कौन से राजा ने शासन किया था, है ना, कितने समय तक रहा था। कभी कभी दोस्तों वहाँ से ये भी पता चलता है कि किस राजा की मृत्यु कब हुई थी ना, वो सब भी कॉइन्स से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आपने कॉइन्स पे देखा होगा वहाँ पर नंबर वगैरह भी लिखे रहते हैं, सन वगैरह लिखी रहती हैं, है ना, वही सब चीज़ें। कॉइन्स हेल्प अस डिटरमाइनिंग क्रोनोलॉजी, है ना, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑर्डर दोस्तों। यानी कि देखो आपको पता होगा पहले पैसे चलते थे, फिर अठन्नी, चवन्नी, 1 रुपया, है ना, तो एक तरीके से ऑर्डर वे में कॉइन बनते थे, तो उसके बारे में हमको पता चलता है कि किस तरीके के ऑर्डर से कैसे कैसे कॉइन बने थे, ठीक है ना, कौन सा कॉइन कौन से समय का है, इन सब के बारे में। कॉइन्स मेंशन द ईयर इन विच दे आर इशूड, कौन से ईयर में इशू किए गए थे, वहाँ पर उसमें ईयर भी लिखी जाती थी, है ना, उसमें मेंशन होती थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर ऑफ द रीजन ऑफ द किंग हेल्प अस टू प्लेस द एग्जैक्ट डेट फॉर द एसेशन एंड डेथ ऑफ द किंग। यानी कि वही कॉइन से दोस्तों राजा की डेथ के बारे में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। द प्लेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ कॉइन्स हेल्प अस टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द किंग, ठीक है। कॉइन्स आल्सो थ्रो लाइट ऑन अ ट्रेड एंड कॉमर्शियल रिलेशनशिप। द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रोमन कॉइन इन इंडिया कन्फर्म डेट देयर वाज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द इंडियन एंड रोमन एम्पायर। यानी कि देखो रोमन कॉइन्स भी हमको मिले थे, है ना, अपने इंडिया के अंदर, तो इससे पता चलता है जो हमारे इंडिया के अंदर रोमन एम्पायर जो थे ना, उनके बीच में किस तरीके की ट्रेड थी, किस तरीके के रिलेशनशिप थे दोस्तों, उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्योरिटी ऑफ कॉइन इंडिकेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल एंड द स्टेट। और कुछ प्योरिटी यानी कि कॉइन्स की प्योरिटी इतनी अच्छी थी, यानी कि कॉइन्स अगर आपके सिल्वर के बने हैं, उसकी प्योर सिल्वर के बने हुए हैं, तो उससे हमको पता लग सकता था कि हाँ वहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसकी इकोनॉमिक, है ना, प्रॉस्पेरिटी है उस स्टेट की काफ़ी अच्छी जाती थी। डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद हाई लेवल ऑफ प्योरिटी इंडिकेट दैट द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी बाई हाई।
और जहाँ पर दोस्तों गोल्ड के और सिल्वर के कॉइन्स प्योर मिलते थे एकदम, है ना, कि प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया हो, प्योर सिल्वर का इस्तेमाल किया गया हो, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते थे हम लोग कि उस जो देश की, है ना, क्या प्योरिटी है ना, उसकी प्रॉस्पेरिटी कितनी हाई थी। समृद्धि, वही सुख समृद्धि के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्योरिटी के, प्रॉस्पेरिटी के बारे में यूनिट फर्स्ट में। द फिगर्स ऑफ वेरियस किंग अपीयर्स ऑन किंग एंड फ्रॉम देम वी कैन हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द हेड ड्रेस ऑफ दोज किंग, है ना। जो भी फिगर्स मेंशंस होते थे कॉइन के ऊपर, होते भी हैं, आज तुमने देखे होंगे पुराने कॉइन्स, अगर आपने देखे होंगे अठन्नी चवन्नी वगैरह के, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के डिज़ाइन होते थे, फिगर्स होते थे। वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा किंग वहाँ पर, मतलब वो कॉइन कौन से किंग के वहाँ वहाँ का है, कि हाँ वो कॉइन कहाँ बना था, कौन से राजा था उस टाइम, है ना, उसके बारे में हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। फिगर्स, एग्जैक्ट फिगर दोस्तों। Coins give us the genuine information regarding the history of ancient Indian as there is no possibility to them being tampered with। यानी कि जो coins हैं दोस्तों एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडियन के, हाँ ये कॉइन कौन से समय का है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि सन भी लिखी होती थी कि इतने से इतने तक ये कॉइन चला, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते कि ये जो राजा था यहाँ से यहाँ तक ही जिया था, ठीक है, उसका शासन इतना का इस इतने इतने तक ही रहा था। और कुछ कॉइन्स उसी के एरिया में चलते थे, दूसरे राजा के उसमें नहीं चलते होंगे, ठीक है ना। तो वो भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि इस राजा का कितना बड़ा जोन था, इसी जोन में ये कॉइन्स चलते थे। तो ये सब हमको कॉइन्स के बारे में पता लगा सकते हैं। इन सब से हमें कॉइन्स से हमें इन सब के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉटरी। पॉटरी क्या होती है ना, उसको हमें बताना है। तो पॉटरी रेफर्स टू अ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट that are made up of hard brittle material produced from non-metallic minerals by molding them while the material is wet and then firing them at the high temperature। यानी कि जो पॉटरी है, आपने देखा होगा एक पॉट सा बनाते हैं ना, इस तरीके के डिजाइन, यानी कि आपने मट्टी के देखे ना, माउल्डिंग करके बनाते हैं, है ना, मट्टी से बनते हैं, उसके बाद उनको हाई टेम्परेचर पर आग पर रखते हैं, ठीक है। तो वो एक पॉटरी की तरीके से बनाते थे, एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे पॉटरी के, ठीक है। मेड अप ऑफ हार्ड ब्रिटल मटेरियल, किससे बने होते थे, हार्ड ब्रिटल मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बाय मोल्डिंग। किससे बनाए जाते थे, मोल्डिंग से, ठीक है। मोल्डिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। एक तरीके से मिट्टी वगैरह होती थी, एक सांचा होता था, उसमें बना के, है ना, पॉटरी के डिजाइन बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, पोएट्री इज़ ऑफन मेड अप ऑफ क्ले, और बाद में पोएट्री क्ले से बनने लगी, ठीक है। पोर्सिलिन और स्टेटेटाइट ईटीसी, इनसे पोएट्री बनने लगी। पोएट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ स्टडिंग कल्चर एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट। पोएट्री बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कल्चर को पढ़ने के लिए, कि हाँ ये जो डिज़ाइन बनी होती है पोएट्री के ऊपर, कि हाँ ये उस कल्चर का है, ठीक है ना, और उसको कंस्ट्रक्टिंग भी कर सकते हैं पास्ट को, ठीक है। वही सब चीज़ है पोएट्री के बारे में। इट रिफ्लेक्ट द सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन कल्चर थ्रिव्ड इन विच हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। तो ये दोस्तों पोएट्री से हमको यही पता चलता है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो पोएट्री को देख कर ही उस पर किस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है ना, किस तरीके के मोल्डिंग, किस तरीके के मटेरियल का यूज़ किया गया है, तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग सकता है कि हमारे पास्ट के बारे में, ठीक है, कि पास्ट में कैसे कैसे लोग होते थे, कैसी डिज़ाइन बनती थी, ये कौन से समय का है। तो ये सब वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग कल्चर्स वेयर स्क्रिप्ट वाज आइदर एब्सेंट और रिमेन अनडिसाइफर्ड। पोएट्री इज मेजरली, दो टाइप की पोएट्री होती थी, एक हैंडमेड और एक व्हील टर्न। अब हम लोग पढ़ते हैं पपेट के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय पपेट। पपेट से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज पपर्टी एंड वाई पपर्टी इज आर्ट डाइंग। और जो पपर्टी जो आर्ट है आजकल क्यों ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है ना, क्यों ख़त्म होती चली जा रही हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम पपट के बारे में बात कर लेते हैं। पपट होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जो डॉल का डांस नहीं होता था पपट, है ना, आपने देखा होगा, रॉड वगैरह लगा के, कठपुतली बेसिकली बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वही चीज़ है पपट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ डॉल और अ फिगर कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन सो डैट इट अपीयर टू बी मूविंग ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड पपट। ठीक है, इसको हम पपट बोलते हैं। द वर्ड पपट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है प्यूपा, हुज लिटरली मीनिंग इज़ डॉल, जिसका मतलब क्या है डॉल। ठीक है, आपने देखा होगा कठपुतली राजस्थान में फेमस है ना। तो उस तरीके डांस होता है ना, तो एक रॉड द्वारा या फिर दूसरे पर्सन द्वारा उसको डॉल को कंट्रोल किया जाता है, डांस कराते हैं। ठीक है, तो वही पपट होते हैं। अब प्यूपर्टी की बात करते हैं। प्यूपर्टी इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट और अ फॉर्म ऑफ थिएटर डैट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ पपट्स। ठीक है, बहुत सारे जो पपट को नचाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं दोस्तों, है ना, तो उस आर्ट को क्या बोलते हैं, प्यूपर्टी। प्यूपर्टी इज़ डाइंग आर्ट, ये देखो आजकल ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों, है ना, ख़त्म होती चली जा रही है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, लैक ऑफ पैट्रोनेज और मॉडर्नेज। ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच इज़ प्रीफर्ड मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। आजकल आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम लोग ज़्यादातर कंप्यूटर का, मोबाइल का यूज़ करते हैं, है ना, वीडियोस वगैरह देख लेते कम। पहले जो भी मनोरंजन के लिए हम लोग बार देखने जाते थे वो पपट शो वगैरह देखने जाते थे। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियास आ गई, इनकी वजह से जो पपट आर्ट है दोस्तों ख़त्म होती चली जा रही है। पपर्टी आर्ट इज़ यूजली कन्फर्म टू ओनली डिवोशनल एंड मिथोलॉजिकल स्टोरीज। देखो इसमें जो पपर्टी आर्ट होती इसमें क्या होता था, ज़्यादातर डिवोशनल एंड मिथोलॉजिकल स्टोरीज होती थी, वही दिखाई जाती थी। विद द चेंजिंग टाइम प्रॉपर्टी डज नॉट टेक अप मॉडर्न सोशल इशू। अब टाइम धीरे धीरे बीतता चला गया और जो प्रॉपर्टीज़ थी दोस्तों, वो जो मॉडल सोशल जो इशू थे उसको साथ लेकर नहीं चल पाई। इसी वजह से दोस्तों ये ख़त्म होती चली जा रही है। एक और पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या है, प्रॉपर्टी लैक मॉडर्नाइजेशन इन टर्म ऑफ स्क्रिप्ट, लाइटिंग, साउंड एंड अदर स्टेज इफेक्ट। यानी कि देखो प्रॉपर्टी के अंदर कम मॉडर्नाइजेशन था, यानी वहाँ पर स्क्रिप्ट की कमी थी, लाइटिंग की कमी थी, साउंड की कमी थी और अदर स्टेज इफेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये 5 रीज़न है दोस्तों जो तुम्हारी जो कठपुतली वाली आर्ट है, पपट आर्ट है, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है प्रॉपर्टी का उसको देखिए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रिंग पपेट्स। अब तो स्ट्रिंग पपेट से आप लोग समझ पा रहे हो कि 2 स्ट्रिंग लगी होती हैं। ठीक है, वो जो कठपुतली शो नहीं होता था दोस्तों, जहाँ पर स्क्रिप्ट लगा देते थे, है ना, इस तरीके से नचाते थे, तो वही चीज़ है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या होता है इसके अंदर, इट हैज़ जॉइंटेड बॉडी एंड लिम्स डेट अलाउ मूवमेंट्स। यहाँ पर जॉइंटेड बॉडी होती थी और लिम्स होते थे जिसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट होता था। पपेट आर मेड अप ऑफ वुड, पपेट जो थी किस से बनते थे, वुड से, वायर से, क्लॉथ स्टफ, है ना, विथ कॉटन, रैग और सॉडस्ट, इनसे क्या पपेट बनाए जाते थे दोस्तों। द पपेट इज सबसेंडेड फ्रॉम अ हैंड हेल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग एंड दे आर अटैच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पपेट बॉडी। और जो स्ट्रिंग्स होती थी दोस्तों पपेट के अंदर लगाई जाती थी और अपने हाथों से कंट्रोल किया जाता था उनको। द पपेट इज मैनिपुलेटेड बाय ऑपरेटिंग द कंट्रोल एज वेल एज बाय लूजिंग और पुलिंग रेलेवेंट स्ट्रिंग। देखो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता था, जो स्ट्रिंग होती थी दोस्तों, किस स्ट्रिंग को थोड़ा ढीला छोड़ना है, किसको ऊपर खींचना है, तो उस तरीके से मैनिपुलेट करते थे और उसके पपेट शो को दिखाते थे। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मैनिपुलेशन एंड सपोर्ट 2 रॉड आर अटैच टू द हैंड ऑफ पपेट्स। और जो मूवमेंट दोस्तों इस तरीके से किया जाता था वो किसकी मदद से किया जाता था, 2 रॉड होती थी दोस्तों, उसकी मदद से किया जाता था। और जो 2 रॉड होती थी दोस्तों कहाँ पर अटैच होती थी, जो पपेट शो करने वाला होता है उसके हाथ में अटैच होती थी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक तो कठपुतली जो कि राजस्थान में फेमस है, और कुंडरी जिसको हम उड़ीसा में फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें जो क्लासिफिकेशन किया गया है प्रॉपर्टी का, किस में, ग्लोब प्रॉपर्टी, है ना। अब तो ग्लोब के मतलब आप लोग पता है ग्लव्स, है ना, ग्लव्स से किया गया है। तो द ग्लोब पपर्ट्स आर वॉर्न ऑन हैंड जस्ट लाइक ग्लोब। ये देखो किस हैंड, देखो वॉर्न ऑन हैंड जस्ट लाइक ग्लोब, ग्लोब की तरह होते हैं एकदम,
यानी कि अपने हाथों में जैसे ग्लव्स पहन रखे हैं और उस तरीके वो, और हाथों में कुछ शेप वगैरह बना ली और वहाँ पर पपट शो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का काम होता था यहाँ पे ग्लो पपट के अंदर। तो द मिडल फिंगर एंड थंब एक्ट हैज़ ए हैंड, जो मिडल फिंगर हमारी होती थी और जो हमारा थंब है अंगूठा, हैज़ हैंड ऑफ द पपट, वो के जो हाथ बनते थे, ठीक है, पपट के हाथ बनते थे। एंड द इंडेक्स फिंगर एक्ट एज ए हेड, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती थी वो क्या क्या बनती थी, उसमें हेड बनती थी, यानी कि हाथों में ग्लव्स चढ़ाया और जो मिडल फिंगर और थम्स अप बनी होती थी उसको पपट बना दिया और इंडेक्स फिंगर को हेड बना दिया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग शो करते थे अपने। हेड इज़ मेड अप ऑफ क्लॉथ, जो हमारा हेड होता था किससे बनता था, क्लॉथ से, वुड से भी बना सकते थे। विथ टू हैंडलिंग इमर्जिंग ऑफ जस्ट बिलो द नेक, नेक के नीचे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कथकली केरला में, ठीक है, फिर कौंधी नाच उड़ीसा में, ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, क्लासिफिकेशन किया गया है दोस्तों रॉड पपट के अंदर किया गया है। और रॉड पपट्स क्या होती हैं, देखो, दीज पपट्स हैव मोस्टली 3 जॉइंट, इसके अंदर 3 जॉइंट होते हैं। द हेड सपोर्टेड बाय द मेन रोड, जो हेड होता है वो मेन रोड से सपोर्ट किया जाता है। इज जॉइंट एट द नेक, जो नेक से जॉइंट होता है। एंड बोथ हैंड अटैच टू द रॉड आर जॉइंट टू द शोल्डर, और जो दोनों हैंड है रॉड से जॉइंट किए जाते हैं जो कि शोल्डर से अटैच होते हैं, ठीक है। द मेन होल्डिंग रॉड द सपोर्ट द पपट मे बी हिडन बाय अ रोप एंड कॉस्ट्यूम ऑफ द पपट, यहाँ पर जो मेन होल्डिंग रॉड होती थी ना जिससे हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है, तो उसको कॉस्ट्यूम से ढक दिया जाता था, ठीक है। द एक्शन रॉड आर यूजली कनेक्ट टू द हैंड, जो एक्शन जिस तरीके जिससे हमें पपट को चलाना है, जिससे पपट का शो दिखाना है दोस्तों, है ना, यूजली कनेक्टेड टू द हैंड, और वो वाली रॉड को हम लोग हैंड से कनेक्ट करते थे, हैंड ऑफ द पपेट। एंड द मैनिपुलेटिंग बाय द पेपर्टीज टू शो एक्शन, और उस तरीके से एक्शन को दर्शाते थे या फिर दिखाते थे, है ना। मेन जो रॉड होती थी उसको हाथों से कनेक्ट करते थे और कस्ट्यूम वगैरह से ढक देते थे, ज़्यादा किसी को दिखे नहीं, और उससे दिखाते थे लोगों को शो, ठीक है। द बॉडी एंड द हैंड हैज़ अ बम्बू बेस, जो बॉडी होता है और हैंड होता है उसका बम्बू बेस होता था, ठीक है। एंड प्लास्टर्ड विद हे रिस्क मिक राइस हस्क मिक्स एंड माउल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लेग, लेग नहीं होते थे दोस्तों इसमें, द पपेट आर ड्रेप्ड इन अ साड़ी, इसीलिए दोस्तों जो पपेट्स होते थे, जो तैयार किए जाते थे दोस्तों, उनको साड़ी और धोती, है ना, वो पहनाते थे एज पर करेक्टर, जो इसका जैसा करेक्टर होता था उसमें ज़्यादातर धोती और साड़ी ही पहनाते थे पपेट्स को, ठीक है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा हो गया, पेटुल नाच हो गया, और यमपुरी बिहार में है, ये वेस्ट बंगाल में हो सकता है। शैडो पपेट के बारे में बात करते हैं। शैडो पपेट्स में और क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर शैडो पपेट्स आर फ्लैट पपेट्स, ये फ्लैट पपेट्स होते हैं डेट आर ऑपरेटेड अगेंस्ट द रियर ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वाइट क्लॉथ स्किन, यानी कि वाइट क्लॉथ का जो कपड़ा होता था, स्किन होती थी, उसकी शैडो डालकर दिखाया जाता था, ऐसा शो होता था दोस्तों। दे आर कट आउट द लेदर विच हैज़ बीन ट्रीटेड टू मेक इट ट्रांसलूसेंट, लेदर से मतलब दे आर कट आउट ऑफ लेदर, ठीक है, जिसको ट्रांसलूसेंट बनाते थे, यानी कि आर पार दिखता था उसके आराम से, एक तरीके से वाइट कलर की स्क्रीन बनाई और शैडो डाली और वहाँ पे शो करके दिखाते थे। द शैडो पपेट्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्क्रीन विद अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट बिहाइंड इट, और उसके पीछे लाइट बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, लाइट के बिना शैडो आ ही नहीं सकती, ठीक है। द मैनिपुलेशन बिटवीन द लाइट एंड द स्क्रीन मेक कलरफुल शैडो फॉर द व्यूअर हु सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, और जो स्क्रीन के पास बिल्कुल सामने बैठे होते थे, तो मैनिपुलेशन बिटवीन द लाइट एंड द स्क्रीन मेक कलरफुल शैडोज, और उससे कलरफुल शैडोज बनते थे दोस्तों, मैनिपुलेशन बिटवीन द लाइट एंड स्क्रीन व्यूअर्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग शैडो पपेट्स के अंदर लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में फेमस है ना, रावणचर्या और थोलू अमृता, ये आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पार्ट 2 कवर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।